तो चलिए आज एक जासूसी का काम करते हैं। हमारे सामने एक बहुत बड़ा रहस्य है। आखिर कोई धातु धातु क्यों कहलाती है? हम एक एक करके सुराग इकट्ठा करेंगे और इस रहस्य की तह तक जाएंगे। तो क्या कहते हैं, शुरू करें अपनी जांच? तो यह है हमारा पहला सवाल। लोहा, सोना और तांबा, सोचिए जरा, इन सब में ऐसी क्या खास बात है जो इन्हें एक ही ग्रुप में रखती है? यही सवाल हमारी इन्वेस्टिगेशन का स्टार्टिंग पॉइंट है। हमारी जांच के पहले पड़ाव में हम उन सुरागों पर ध्यान देंगे जो हमें आसानी से दिखते और सुनाई देते हैं। ये हमारे सबसे पहले और सबसे जरूरी क्लूज हैं। तो हमारा पहला सुराग है चमक, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं लस्टर। ये वो खासियत है जो धातुओं को उनकी वो टिपिकल शाइनी वाली लुक देती है। ये उनकी पहचान का पहला निशान है ना? इसे समझना ना बहुत ही आसान है। बस सोने चांदी के गहनों की जो शानदार चमक होती है उसी के बारे में सोचिए। बस वही है लस्टर। ये पहली चीज है जो किसी का भी ध्यान अपनी ओर खींचती है। अच्छा, दूसरा सुराग है कठोरता। धातुएं आमतौर पर काफी मजबूत होती हैं, मतलब इन पर आसानी से खरोंच नहीं लगती और ना ये जल्दी से मुड़ती हैं। यही तो इनकी असली ताकत है। और ये कोई ऐसी वैसी ताकत नहीं है। इसी मजबूती की वजह से तो हम लोहे का इस्तेमाल करके बड़े बड़े पुल और गगनचुंबी इमारतें बना पाते हैं जो सालों साल टिकी रहती हैं। ये कठोरता का एक बेहतरीन उदाहरण है। अब आता है हमारा तीसरा सुराग, जो सुनने से जुड़ा है, ध्वन्यात्मक गुण या सोनोरस। इसका सीधा सा मतलब है कि जब किसी धातु पर चोट की जाती है तो वो एक गहरी, गूंजने वाली आवाज पैदा करती है। कभी स्कूल की घंटी या मंदिर का घंटा सुना है? उनके बजने की वजह यही गुण है। ये जो खास आवाज है ना, ये धातु की पहचान का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है। तो अब तक हमने वो सुराग देख लिए जो साफ नजर आते हैं और सुनाई देते हैं। अब वक्त है धातुओं के कुछ छुपे हुए टैलेंट्स को जानने का। ये वो गुण हैं जो उन्हें इतना इतना ज्यादा उपयोगी बनाते हैं। पहला टैलेंट है मेलिएबिलिटी या तन्यता। ये एक कमाल की प्रॉपर्टी है। इसका मतलब है कि धातुओं को पीट पीट कर बिना तोड़े एकदम पतली चादरों में बदला जा सकता है। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल तो हमारे किचन में ही है। वो जो एल्यूमिनियम फॉयल होता है ना, जिसमें हम खाना पैक करते हैं, वो इसी मैलेबिलिटी का ही तो कमाल है। सोचो, एक धातु का इतना पतला हो जाना सच में कमाल है। अब दूसरा टैलेंट है डक्टिलिटी यानी तार्यता। देखिए, अगर मैलेबिलिटी धातुओं को चादर बनाती है तो डक्टिलिटी उन्हें पतले पतले तारों में बदल देती है। मतलब इस गुण की वजह से धातुओं को खींचकर लंबे और पतले तार बनाए जा सकते हैं। हमारे घरों में जो बिजली के तार हैं वो सब तांबे यानी कॉपर के ही तो बने हैं। और ऐसा क्यों? क्योंकि कॉपर बहुत डक्टाइल होता है, उसे आसानी से खींचकर पतले तार बनाए जा सकते हैं। तो चलिए, इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। अंतर बिल्कुल साफ है। मैलिएबिलिटी मतलब पीटकर चादर बनाना और डक्टिलिटी मतलब खींचकर तार बनाना। एक में पीटना, दूसरे में खींचना, बस यही मुख्य अंतर है। अब हम अपनी जासूसी के आखिरी और शायद सबसे जरूरी सुराग पर पहुंच गए हैं। ये वो गुण है जिस पर हमारी आज की पूरी मॉडर्न दुनिया टिकी हुई है। ये गुण है ऊष्मा और बिजली की चालकता। आसान भाषा में कहें तो धातुएं गर्मी और बिजली को अपने अंदर से बहुत आराम से गुजरने देती हैं। वे एनर्जी के लिए एक सुपर हाईवे की तरह काम करती हैं। और ये हमें हर जगह दिखता है। सोचिए, किचन में पैन गर्म क्यों होता है? क्योंकि धातु गर्मी को खाने तक पहुंचाती है। बल्ब क्यों जलता है? क्योंकि तार बिजली को बल्ब तक ले जाता है। सीधी सी बात है, धातुएं एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करती हैं। तो बस, हमारी जासूसी अब पूरी हुई। सारे सुराग हमारे पास हैं। अब वक्त आ गया है कि इन सभी को एक साथ जोड़ें और इस रहस्य से पर्दा उठा दें कि आखिर एक धातु क्यों है। और ये हैं हमारे मेन सस्पेक्ट्स, जिन पर हमारे सारे सुराग एकदम फिट बैठते हैं। लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम, सोना और चांदी। इन सब में वो सारी बातें हैं जिनकी हमने अभी अभी बात की। तो हमारी पूरी इन्वेस्टिगेशन का निचोड़ क्या है? एक धातु की पहचान होती है उसकी चमक से, उसकी मजबूती से और उसकी एक खास आवाज से। साथ ही चादर और तार में बदलने की उसकी काबिलियत से। और हाँ, गर्मी और बिजली को पास करने की क्षमता से। ये सब मिलकर ही एक धातु को धातु बनाते हैं। तो सवाल था कि एक धातु को धातु क्या बनाता है? और जवाब यह है, कोई एक गुण नहीं, बल्कि इन सभी गुणों का एक साथ मिलना,
यही वो कॉम्बिनेशन है जो किसी एलिमेंट को मेटल का टैग देता है। और जाते जाते एक सवाल पर सोचिएगा जरूर, अगर ये धातुएं और इनके ये अनोखे गुण होते ही नहीं तो हमारी आज की दुनिया, हमारे घर, हमारी गाड़ियां, हमारी टेक्नोलॉजी, ये सब कैसी दिखती? कभी सोचा है कि सोना हमेशा चमकता क्यों रहता है, जबकि लोहे से बनी कोई भी चीज आखिरकार धूल में मिल जाती है? आज हम धातुओं के इन्हीं रासायनिक रहस्यों के पीछे की केमिस्ट्री को समझने वाले हैं। ये सवाल हम सबके दिमाग में कभी ना कभी तो आता ही है। एक तरफ सोना जो अपनी चमक कभी नहीं खोता, और दूसरी तरफ लोहा जिसमें जंग लग जाती है। ये सिर्फ दो अलग अलग धातुएं नहीं हैं, इनके इस अलग अलग बर्ताव के पीछे एक गहरा रासायनिक सच छिपा हुआ है। जरा सोचिए, एक तरफ है सोना, हजारों साल बाद भी अपनी शान बनाए रखता है, वैसा का वैसा, और दूसरी तरफ है बेचारा लोहा, जो हवा और पानी के संपर्क में आते ही कमजोर पड़ने लगता है और धीरे धीरे एक भूरे पाउडर में बदल जाता है। ये दो बिल्कुल अलग दुनियाएं हैं। तो फिर इस पहेली का जवाब है क्या? जवाब है केमिस्ट्री में। सारा खेल इस बात का है कि ये मेटल्स अपने आसपास की चीजों के साथ कैसे पेश आते हैं, मतलब कैसे रिएक्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हवा की। किसी भी मेटल का सबसे पहला सामना तो हवा से ही होता है ना? तो चलिए देखते हैं कि जब धातुएं हवा में मौजूद ऑक्सीजन से मिलती हैं तो क्या होता है। इसका एक बड़ा सिंपल सा रूल है, जब भी कोई मेटल ऑक्सीजन से मिलता है तो वो मेटल ऑक्साइड बनाता है। और हाँ, लोहे के केस में इसी प्रोसेस को हम अपनी आम भाषा में जंग लगना या रस्टिंग कहते हैं। अच्छा, एक और एग्जाम्पल लेते हैं मैग्नीशियम का। जब मैग्नीशियम को हवा में जलाते हैं ना, तो वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक सफ़ेद राख बना देता है। ये सिर्फ किताबों की बात नहीं है, ये एक ऐसा केमिकल चेंज है जो हम अपनी आंखों के सामने होता हुआ देख सकते हैं। ठीक है, हवा की बात तो हो गई, अब आते हैं पानी पर। कहते हैं ना, पानी किसी भी मेटल का असली कैरेक्टर, उसकी असली रिएक्टिविटी सामने ले आता है। यहां ना हमें तीन अलग अलग तरह के मेटल्स देखने को मिलते हैं। एक हैं सोडियम और पोटेशियम जैसे, ये इतने रिएक्टिव हैं कि पानी में डालते ही लिटरली धमाका कर सकते हैं। फिर आते हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम, जो थोड़े नखरे दिखाते हैं, उन्हें रिएक्ट करने के लिए गर्म पानी या भाप चाहिए। और फिर हैं हमारे राजा महाराजा, सोना और चांदी, जिन पर पानी का भाई कोई असर ही नहीं होता। तो इससे एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है कि रिएक्टिविटी कोई ऑन ऑफ स्विच नहीं है, ये एक पूरा स्पेक्ट्रम है। एक तरफ वो मेटल्स हैं जो बदलने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं, और दूसरी तरफ वो जो अपनी पहचान बचाने के लिए अड़े हुए हैं। अच्छा, हवा हो गई, पानी हो गया, अब बारी है एसिड टेस्ट की। और यहां एक बहुत मजेदार चीज होती है, गैस निकलती है। इसका भी रूल बड़ा सिंपल है। जब कोई रिएक्टिव मेटल किसी एसिड से मिलता है ना, तो वो हाइड्रोजन को उसकी जगह से समझ लीजिए धक्का देकर हटा देता है। नतीजा क्या होता है? एक तो बनता है नया कंपाउंड जिसे सॉल्ट कहते हैं, और हाइड्रोजन गैस वो बबल्स के फॉर्म में बाहर निकल जाती है। इसका सबसे क्लासिक एग्जाम्पल है जिंक। जब जिंक को हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डालते हैं तो जिंक क्लोराइड बनता है और हाइड्रोजन गैस के बुलबुले तेजी से ऊपर उठते हैं। और ये जो केमिकल इक्वेशंस में ऊपर की तरफ तीर बना होता है ना, उसका मतलब यही होता है कि गैस निकल रही है। तो हमने हवा, पानी और एसिड तीनों के साथ मेटल्स का रिएक्शन देख लिया। अब वक्त है इन सारी कड़ियों को जोड़ने का और ये देखने का कि आखिर द बिग पिक्चर क्या है। तो फटाफट से रीकैप करते हैं। पहला, ऑक्सीजन के साथ मेटल्स ऑक्साइड बनाते हैं। दूसरा, पानी से उनकी रिएक्टिविटी का पता चलता है कि कौन कितना रिएक्टिव है। और तीसरा, कुछ मेटल्स एसिड के साथ मिलकर हाइड्रोजन गैस निकालते हैं। और ये सब मिलकर हमें एक बहुत जरूरी बात बताते हैं, कोई भी मेटल जैसे रिएक्ट करता है वो कोई एक्सीडेंट नहीं है, वो उसका फंडामेंटल नेचर है, उसका केमिकल डीएनए है, उसकी पहचान है। ये सब जानने के बाद आखिर में एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, अगर कुछ मेटल्स इतनी जल्दी रिएक्ट कर जाते हैं और कुछ बिल्कुल भी नहीं, तो क्या इसका मतलब ये है कि मेटल्स की भी अपनी एक हायरार्की होती है, एक छिपा हुआ रैंकिंग सिस्टम? सोचिएगा इस बारे में। नमस्कार, चलिए आज एक बड़ा मजेदार सफर शुरू करते हैं। ये सफर है चट्टानों में छिपे खजानों को, मतलब कीमती धातुओं को बाहर निकालने का और उन्हें हमारे काम आने लायक बनाने का। पर एक सवाल है, कभी सोचा है कि सोना तो यूं ही शुद्ध टुकड़ों में मिल जाता है, लेकिन लोहा वो हमेशा चट्टानों में कैद क्यों होता है? बस यही सवाल आज हम इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं। तो इसका जवाब छिपा है अयस्क में, जिसे अंग्रेजी में ओर्स कहते हैं।
अब ये हैं क्या? असल में ये बस वो कुदरती चट्टानें हैं जिनके अंदर मेटल्स मतलब धातुएं केमिकली फंसी होती हैं। एल्यूमिनियम हो या लोहा, ये आपको नेचर में कभी भी अकेले प्योर फॉर्म में नहीं मिलेंगे। वो इन्हीं अयस्कों में कैद होते हैं और इनको बाहर निकालना ही तो असली चैलेंज है। तो फिर सवाल उठता है कि इन धातुओं को अनलॉक कैसे किया जाए। इसके लिए ना एक रूल बुक चाहिए, एक चाबी, और वो चाबी है रिएक्टिविटी सीरीज, जिसे हिंदी में गतिविधि श्रेणी भी कहते हैं। अच्छा, तो ये है क्या चीज? इसको समझने का सबसे आसान तरीका है इसे मेटल्स की एक केमिकल पावर रैंकिंग मान लीजिए। जी हाँ, बिल्कुल एक रैंकिंग लिस्ट कि कौन सा मेटल कितना पावरफुल है, कितना रिएक्टिव है, सब इसी से पता चलता है। अब जरा इस लिस्ट को देखिए, सबसे ऊपर कौन है? पोटेशियम, सोडियम, ये वो मेटल्स हैं जो बहुत ज्यादा रिएक्टिव हैं। मतलब ये किसी के भी साथ फौरन जुड़ जाते हैं और बहुत मजबूत बॉन्ड बनाते हैं। और जैसे जैसे हम इस लिस्ट में नीचे की तरफ आते हैं तो मिलते हैं कॉपर, सिल्वर और सोना। ये बिल्कुल शांत स्वभाव के हैं, किसी से ज्यादा मतलब नहीं रखते, रिएक्ट ही नहीं करते। ठीक है, तो तब हमें रूल बुक का तो पता चल गया। अब देखते हैं कि असल में ये अनलॉकिंग प्रोसेस काम कैसे करता है। मतलब अयस्कों से इन मेटल्स को बाहर निकालते कैसे हैं। देखिए, मोटे तौर पर इसके 3 मेन स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले तो अयस्क को साफ किया जाता है, जिसे कॉन्सेंट्रेशन कहते हैं। मतलब उसमें से जो भी फालतू की चीजें, जो अशुद्धियां हैं, उन्हें हटा दिया जाता है। इसके बाद असली काम शुरू होता है, धातु को अलग करने का। और उसके लिए 2 मेन तरीके हैं, या तो रिडक्शन या फिर इलेक्ट्रोलिसिस। और यहीं पर वो पावर रैंकिंग वाली बात काम आती है, क्योंकि कौन सा तरीका इस्तेमाल करना है ये पूरी तरह से इस बात पे डिपेंड करता है कि वो मेटल हमारी रिएक्टिविटी सीरीज में, उस लिस्ट में कहाँ पर बैठा है। अब सोचिए उन मेटल्स के बारे में जो लिस्ट में टॉप पर हैं, जैसे कि एल्यूमिनियम। ये अपने कंपाउंड्स के साथ बहुत मजबूती से चिपके होते हैं। मतलब इनके केमिकल बॉन्ड्स को तोड़ना कोई बच्चों का खेल नहीं है। इसलिए इन्हें अलग करने के लिए हमें एक बहुत ही जोरदार तरीका चाहिए। और वो जोरदार तरीका है इलेक्ट्रोलिसिस, जिसे हिंदी में विद्युत अपघटन कहते हैं। इसमें होता क्या है कि एक जबरदस्त इलेक्ट्रिक करंट का झटका दिया जाता है और उस बिजली की ताकत से केमिकल बॉन्ड को जबरदस्ती तोड़ दिया जाता है। बस मेटल अलग हो जाता है। सीधी सी बात है, सबसे मजबूत ताले के लिए सबसे मजबूत चाबी तो लगेगी ही। अच्छा, अब आते हैं उन मेटल्स पर जो लिस्ट में थोड़ा नीचे हैं, जैसे लोहा और तांबा। अब क्योंकि ये उतने ज़्यादा रिएक्टिव नहीं हैं, तो इनके केमिकल बॉन्ड्स भी उतने मजबूत नहीं होते। तो इन्हें अलग करने के लिए हमें कोई बहुत बड़ा तामझाम नहीं करना पड़ता। एक सिंपल सा केमिकल प्रोसेस काफ़ी होता है। और इस प्रोसेस को कहते हैं रिडक्शन। इसमें ज़्यादातर क्या करते हैं कि अयस्क को गर्म करते हैं और गर्मी से ऑक्सीजन जैसे जो दूसरे एलिमेंट्स हैं उन्हें हटा दिया जाता है और बस हमें हमारा प्योर मेटल मिल जाता है। तो कुल मिलाकर नियम एकदम साफ है। जो मेटल्स बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हैं, जैसे एल्यूमिनियम, उन्हें निकालने के लिए इलेक्ट्रोलिसिस की हाई एनर्जी चाहिए। और जो कम रिएक्टिव हैं, जैसे लोहा और तांबा, वो केमिकल रिडक्शन से ही अलग हो जाते हैं। पर ये सब जानने का फ़ायदा क्या है? मतलब ये सारी केमिस्ट्री क्लासरूम के बाहर असल दुनिया में कहाँ काम आती है? चलिए इसी पर बात करते हैं। पहली बात तो ये कि जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है। एग्ज़ाम के लिए तो ये टॉपिक बहुत ही ज़रूरी है, ये तो साफ साफ कहा गया है। लेकिन एग्ज़ाम से हटकर भी सोचें तो इन मेटल्स को निकालना हमारे आज की दुनिया का आधार है। जरा अपने चारों तरफ देखिए, हमारे घर, हमारी गाड़ियां, हमारी टेक्नोलॉजी, सब कुछ इन्हीं एल्यूमिनियम, लोहा और तांबे जैसे मेटल्स पर ही तो खड़ा है। और आखिर में एक सवाल सबके लिए, अगर जमीन से इन मेटल्स को निकालने में इतनी ज्यादा एनर्जी लगती है, तो सोचिए हमारे भविष्य के लिए रिसाइकलिंग कितनी जरूरी हो जाती है। मतलब इन धातुओं को बार बार इस्तेमाल करना ये कितना जरूरी होगा, ये एक सोचने वाली बात है। अच्छा, तत्व या एलिमेंट्स के बारे में सोचते ही दिमाग में क्या आता है? सोना, लोहा, चांदी, यही सब चमकदार चीजें हैं ना? पर सोचिए, एलिमेंट्स की एक पूरी दूसरी दुनिया भी है और वो भी उतनी ही जरूरी है। तो चलिए आज अधातुओं की इसी छिपी हुई दुनिया में झांकते हैं। चलिए शुरुआत एक सवाल से करते हैं। हवा जिसमें हम सांस लेते हैं और एक कोयले का टुकड़ा, इन दोनों में क्या कॉमन हो सकता है? मतलब देखने में तो ये बिल्कुल अलग हैं, लेकिन इनके बीच ना एक बहुत गहरा राज छपा है।
इसी राज का जवाब हमें मिलेगा एलिमेंट्स के एक बहुत खास ग्रुप में। तो ठीक है, अब जरा गहराई में उतरते हैं और अधातुओं से जान पहचान करते हैं। तो सवाल उठता है, ये अधातु आखिर हैं क्या? देखिए, बहुत सीधे शब्दों में कहें तो ये वो केमिकल एलिमेंट्स हैं जिनमें धातुओं वाली कोई भी खूबी नहीं होती। मतलब इन्हें धातुओं का एकदम ऑपोजिट या उल्टा समझ सकते हैं, और सच पूछिए तो यही इनकी सबसे बड़ी पहचान है। अच्छा, तो हमने कहा कि ये धातुओं के ऑपोजिट हैं, पर इसका असल में मतलब क्या हुआ? चलिए, सबसे पहले तो ये देखते हैं कि ये दिखते कैसे हैं और कितने मजबूत होते हैं। जरा सोने की चमक को याद कीजिए या लोहे की मजबूती को। यही तो धातुओं की पहचान है। वो चमकदार होते हैं और उन्हें हथौड़े से पीटने पर भी वो आसानी से टूटते नहीं हैं। और अधातुएं, वो ठीक इसके उलट हैं। उनमें कोई चमक नहीं होती, वो एकदम चमक रहित होती हैं, नॉन लस्ट्रस, और मजबूत होने के बजाय वो भंगुर होती हैं, ब्रिटल। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर उन पर जोर डाला जाए तो वो मुड़ने के बजाय फट से टूट जाएंगी, बिल्कुल कोयले की तरह। पर ये फर्क सिर्फ बाहर से देखने तक का नहीं है, ये तो बस शुरुआत है। अब देखते हैं कि अंदर से ये कितने अलग होते हैं। इनकी कंडक्टिविटी और स्टेट यानी चालकता और अवस्था पर एक नज़र डालते हैं। यहाँ दो और बड़े फर्क सामने आते हैं। पहला है कंडक्टिविटी। धातुएं, जैसा हम जानते हैं, बिजली और गर्मी की बहुत अच्छी कंडक्टर होती हैं, पर अधातुएं बिल्कुल नहीं। वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी की पुअर कंडक्टर होती हैं। और दूसरा फर्क है उनकी स्टेट का। ज्यादातर धातुएं कमरे के तापमान पर सॉलिड यानी ठोस होती हैं, वहीं अधातुएं सॉलिड भी हो सकती हैं और गैस भी। तो इनके गुण तो हमने समझ लिए, ये दिखते कैसे हैं, इनकी मजबूती कैसी है। चलिए अब कुछ असली दुनिया के उदाहरण देखते हैं और सारी बातों को एक साथ जोड़कर देखते हैं। ये देखिए, ये कुछ बहुत ही कॉमन अधातुएं हैं। कार्बन, जो हर जिंदा चीज में है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। अरे, ये तो वो गैसें हैं जिनसे हमारी हवा बनती है। इनके बिना तो जिंदगी ही मुमकिन नहीं। फिर है सल्फर, फास्फोरस, क्लोरीन। ये सब के सब अधातु हैं और हमारी जिंदगी का बहुत जरूरी हिस्सा हैं। तो सबसे जरूरी बात जो समझने की है वो ये है कि अधातुओं को अक्सर इस बात से पहचाना जाता है कि वो क्या नहीं है। वो जरूरी ऑपोजिट्स हैं जो पीरियोडिक टेबल को एक बैलेंस देते हैं। धातु और अधातु कह सकते हैं कि ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और दोनों मिलकर ही एलिमेंट्स की पूरी कहानी को मुकम्मल करते हैं। तो आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं कि ये अधातुएं जो हमारी जिंदगी के लिए इतनी ज्यादा जरूरी हैं, वो आखिर धातुओं से इतनी अलग क्यों हैं? इनके अंदर, इनकी बनावट में ऐसा क्या है जो इन्हें इतना अनोखा बनाता है? जरा सोचिएगा इस बारे में। आज हम एक बड़ी ही दिलचस्प कहानी देखने वाले हैं। एक तरफ है इंसान की कमाल की कारीगरी और दूसरी तरफ प्रकृति की वो कोशिश जो उन चीजों को वापस लेना चाहती है। ये कहानी है मेटल्स की, कि कैसे हम उन्हें बेहतर बनाते हैं और फिर कैसे उन्हें बचाते हैं। तो चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। हम सब अक्सर यही सोचते हैं ना कि जो चीज प्योर है वही बेस्ट है, लेकिन क्या मेटल्स यानी धातुओं के मामले में भी ये बात सच है? सवाल यही है कि आखिर क्यों प्योर मेटल्स हमेशा सबसे अच्छे नहीं होते? और बस यहीं पर इंसानी दिमाग काम आता है। देखिए, प्योर मेटल्स काम के तो होते हैं, पर उनमें कुछ दिक्कतें होती हैं। कभी वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट होते हैं, कभी बहुत भारी, या फिर अपने आसपास के माहौल से बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाते हैं। तो इन कमियों को दूर करने के लिए हमने एक कमाल का तरीका निकाला, अलॉयज यानी मिश्र धातु। यही है हमारी कहानी का पहला चैप्टर, मेटल्स को मिक्स करके कुछ ऐसा बनाना जो सिर्फ अलग नहीं बल्कि कहीं ज्यादा बेहतर हो। इतना बेहतर कि वो अपने अलग अलग हिस्सों के जोड़ से भी ज्यादा मजबूत निकले। तो ये अलॉय आखिर है क्या चीज? बहुत सिंपल है। ये एक ऐसा मटेरियल है जिसे दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स को पिघलाकर एक साथ मिलाया जाता है। बस शर्त यह है कि उनमें से कम एक मेटल हो। इसे आप एक तरह की हाईटेक रेसिपी समझ सकते हैं। ये कोई रैंडम मिक्सचर नहीं है, बल्कि इसे बहुत सोच समझकर डिजाइन किया जाता है ताकि हमें मजबूती, हल्कापन या फिर जंग से लड़ने जैसी खास प्रॉपर्टीज मिल सकें। अच्छा, थ्योरी में तो ये सब बहुत बढ़िया लगता है, पर असल जिंदगी में ये अलॉयज हमें मिलते कहाँ हैं? सच कहूं तो ये हर जगह हैं, बिल्कुल हमारी नजरों के सामने, पर हम ध्यान नहीं देते। ये हमारी मॉडर्न दुनिया के वो छुपे हुए सुपरस्टार हैं जिनके बिना हमारी बहुत सी टेक्नोलॉजी और सुविधाएं मुमकिन ही नहीं होती।
चलिए कुछ सबसे कॉमन और ज़रूरी अलॉयज़ को देखते हैं। ये बात ना सच में बहुत दिलचस्प है कि हम इन अलॉयज से किस कदर घिरे हुए हैं। जैसे कि पीतल यानी ब्रास, ये कॉपर और जिंक का मिक्सचर है। म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स से लेकर हमारे घरों के नलों तक सब इसी से बनता है। फिर आता है कांसा यानी ब्रॉन्ज, कॉपर और टिन का मेल। अरे, इस अलॉय ने तो इतिहास का एक पूरा युग ही अपने नाम कर लिया था, ब्रॉन्ज एज। और आज भी पुरानी मूर्तियां इसी की वजह से टिकी हुई हैं। और स्टील, वो तो बस आयरन में जरा सा कार्बन मिलाने से बनता है और हमारी ऊंची ऊंची इमारतों और बड़े बड़े पुलों की रीढ़ की हड्डी है। और हाँ, स्टेनलेस स्टील को कैसे भूल सकते हैं। आयरन में थोड़ा क्रोमियम और निकल मिला दो और बन गया एक ऐसा मटेरियल जिस पर जंग ही नहीं लगता। हमारे किचन के बर्तनों और मेडिकल इक्विपमेंट के लिए ये एकदम परफेक्ट है। सच में कितना शानदार सॉल्यूशन है ये, है ना? हमने नेचर के बेसिक एलिमेंट्स को लिया और उन्हें अपनी ज़रूरतों के हिसाब से रीडिज़ाइन कर दिया, और नतीजा एक ऐसा मटेरियल जो पहले से कई ज़्यादा मजबूत, हल्का और टिकाऊ है। ये इंसानी दिमाग की कारीगरी का जीता जागता सबूत है। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है, ये यहीं खत्म नहीं होती। जैसे ही हम इन सुपर मटेरियल्स को बनाकर खुश हो रहे थे, हमें पता चला कि इनका भी एक दुश्मन है, एक कुदरती दुश्मन, एक ऐसी ताकत जो हमारी बनाई हर चीज को मिटा देना चाहती है। और ये दुश्मन है कोरोजन यानी क्षरण। यहीं से हमारी कहानी का दूसरा पार्ट शुरू होता है। ये प्रकृति की लगातार चलने वाली एक कोशिश है अपने एलिमेंट्स को वापस पाने की। ये एक नेचुरल प्रोसेस है जो हमारी बनाई हर मेटल की चीज के खिलाफ काम करता है। और ये हमें याद दिलाता है कि चीजों को टिकाऊ बनाए रखने की लड़ाई कभी खत्म नहीं होने वाली। करोजन का सबसे कॉमन और जाना पहचाना रूप है जंग लगना यानी रस्टिंग। हम सब ने इसे देखा है ना? किसी पुराने लोहे के गेट पर या किसी भूले बिसरे औजार पर या फिर किसी बेकार पड़ी गाड़ी पर वो भूरे लाल रंग की पपड़ी वाली परत। ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि कैसे नेचर हमारी बनाई चीजों को धीरे धीरे तोड़ देती है। तो ये रस्टिंग का प्रोसेस होता कैसे है? बहुत सिंपल है। इसके लिए बस 3 चीजें चाहिए। समझ लीजिए, ये भी एक रेसिपी है। सबसे पहले जाहिर है हमें चाहिए आयरन यानी लोहा, दूसरा हमें चाहिए हवा से ऑक्सीजन, और तीसरा पानी या नमी मतलब मॉइस्चर। जब ये तीनों चीजें एक साथ मिलती हैं तो एक केमिकल रिएक्शन होता है, और इस रिएक्शन से एक बिल्कुल नया कंपाउंड बनता है, हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड, जिसे हम और आप जंग कहते हैं। और यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि जंग लगने के लिए हवा और नमी दोनों का होना जरूरी है। एक के बिना काम नहीं चलेगा। तो क्या हम बस चुपचाप बैठकर अपनी बनाई चीजों को ऐसे बर्बाद होते देखते रहते हैं? बिल्कुल नहीं। इंसान इतनी आसानी से हार नहीं मानता। हमने अपनी चीजों को इस बर्बादी से बचाने के लिए कई स्मार्ट तरीके भी खोज निकाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि हम जंग से लड़ाई लड़ते कैसे हैं। तो जंग से लड़ने के कुछ तरीके देखते हैं। एक बहुत ही इफेक्टिव तरीका है गैल्वेनाइजेशन। इसमें क्या होता है कि लोहे के ऊपर जिंक की एक पतली सी लेयर चढ़ा दी जाती है। अब जिंक जो है वो आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव होता है। इसका मतलब ये हुआ कि हवा और पानी से पहले वो रिएक्ट करेगा, एक तरह से अपनी कुर्बानी देकर नीचे के लोहे को बचा लेगा। दूसरा और सबसे कॉमन तरीका है पेंटिंग। ये तो हम सब जानते हैं। पेंट की एक लेयर बस एक फिजिकल बैरियर बना देती है जो हवा और नमी को लोहे तक पहुंचने ही नहीं देती। और तीसरा तरीका है ऑयलिंग या ग्रीसिंग, जो मशीन के पार्ट्स के लिए बहुत कॉमन है। ये भी पेंट की तरह ही काम करता है, एक प्रोटेक्टिव शील्ड बनाकर। और ये बात इस पूरी कहानी को बहुत अच्छे से समेट देती है। एक कहावत है कि इंसानी दिमाग की कारीगरी असल में नई चीजें बनाने और फिर उन्हें वक्त की मार से बचाने के बीच एक लगातार चलने वाली बातचीत है। हम कुछ नया बनाते हैं, नेचर उसे तोड़ने की कोशिश करती है और फिर हम उसे बचाने का कोई नया रास्ता ढूंढ निकालते हैं। ये साइकिल चलता रहता है। तो ये सारी बातचीत हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। इनोवेशन और नेचर के बीच की इस रेस में अगला कदम क्या होगा? क्या हम कभी कोई ऐसा मटेरियल बना पाएंगे जो हमेशा हमेशा के लिए टिकाऊ हो, या फिर बनाने और बचाने की ये लड़ाई यूं ही चलती रहेगी? सोचने वाली बात है ना? हम जिस हवा में सांस लेते हैं, जो पानी पीते हैं, जो खाना खाते हैं, ये सब कुछ केमिस्ट्री की एक शानदार कहानी है। तो आज चलिए इसी कहानी के कुछ पन्ने पलटते हैं और देखते हैं कि कैसे बिल्कुल साधारण से तत्व मिलकर हमारी ये असाधारण दुनिया बनाते हैं। तो सवाल वही है, आखिर ये केमिस्ट्री हमारी दुनिया बनाती कैसे है?
पता है इसका जवाब कहाँ छिपा है? कुछ ऐसे अदृश्य सहायकों में और उनके ट्रांसफॉर्मेशंस की जादुई भाषा में। तो चलिए मिलकर इस रहस्य को सुलझाते हैं। तो हमारी कहानी के जो पहले हीरो हैं वो हैं अधातु यानी नॉन मेटल्स। अब देखिए, इसे कोई भारी भरकम किताबी शब्द मत समझिएगा, ये तो हमारे वो इनविजिबल हेल्पर्स हैं जो पर्दे के पीछे रहकर हमारी जिंदगी को आसान बनाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नाइट्रोजन की। ये हमारे चारों तरफ की हवा में भरी पड़ी है, सबसे ज्यादा। लेकिन मजे की बात यह है कि पौधे इसे सीधे सीधे इस्तेमाल नहीं कर सकते, और बस यहीं पर केमिस्ट्री का जादू काम आता है। हम इसी नाइट्रोजन को बदलते हैं उर्वरक यानी फर्टिलाइजर में, जो फसलों को वो जरूरी पोषण देता है जिससे दुनिया भर का पेट भरता है। अब आते हैं ऑक्सीजन पर। हम सब जानते हैं कि ये सांस लेने के लिए कितनी जरूरी है, लेकिन ये सिर्फ उतना ही नहीं है। ऑक्सीजन एक बहुत शक्तिशाली दवा भी है। सोचिए, अस्पतालों में ये एक लाइफ सेवर का काम करती है। मरीजों को ठीक होने की वो ताकत देती है जब उनका शरीर खुद ये काम नहीं कर पा रहा होता। हमारी अगली इनविजिबल हेल्पर है क्लोरीन, और सच कहूं तो ये पब्लिक हेल्थ की एक गुमनाम हीरो है। यही वो तत्व है जो पानी में छुपे उन खतरनाक कीटाणुओं को खत्म करता है जिन्हें हम देख भी नहीं सकते, और हमें उन भयानक बीमारियों से बचाता है जो कभी महामारी बन जाती थी। और फिर है सल्फर। सल्फर का इस्तेमाल होता है सल्फ्यूरिक एसिड बनाने में, जो कि इंडस्ट्री की दुनिया का एक सुपरस्टार है। अरे, इसे तो रसायनों का राजा यानी किंग ऑफ केमिकल्स भी कहते हैं। बैटरी से लेकर डिटर्जेंट तक सोचिए जरा, हर चीज में इसका इस्तेमाल होता है। अच्छा, तो अभी तक हमने इन तत्वों के क्या के बारे में तो जान लिया, लेकिन अब सवाल आता है कैसे का। ये तत्व बदलते कैसे हैं? इसका जवाब छुपा है रासायनिक समीकरणों में। आप इन्हें केमिस्ट्री की एक खास भाषा या यूं कहें कि एक रेसिपी की तरह समझ सकते हैं, जो बताती है कि कोई चीज कैसे बदलती है। तो ये रासायनिक समीकरण यानी केमिकल इक्वेशन आखिर है क्या चीज? बिल्कुल सिंपल है। इसे केमिस्ट्री की अपनी एक भाषा समझिए। ये भाषा हमें किसी भी केमिकल रिएक्शन की पहले और बाद की कहानी बताती है। जो चीजें रिएक्शन शुरू करती हैं उन्हें हम कहते हैं रिएक्टेंट्स, और जो रिएक्शन के बाद बनती है वो कहलाती हैं प्रोडक्ट्स। बस इतना ही है। तो चलिए, अब थ्योरी बहुत हो गई, इस भाषा को सीधे एक्शन में देखते हैं। अब हम कुछ असली केमिकल रेसिपीज यानी समीकरणों पर नजर डालेंगे और समझेंगे कि ये बदलाव असल में लिखे और पढ़े कैसे जाते हैं। पहला उदाहरण देखते हैं। यहाँ है मैग्नीशियम यानी Mg, एक चमकदार धातु। जब ये हवा की ऑक्सीजन O2 के साथ जलता है तो एक तेज चमकीली रोशनी होती है, और ये बदल जाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी MgO के एक सफेद पाउडर में। देखिए, ये छोटा सा समीकरण उस पूरे शानदार बदलाव को कितनी आसानी से बता देता है। अब यहाँ कुछ मजेदार हो रहा है। इसे कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ देखिए, ज्यादा ताकतवर लोहा यानी Fe आता है और कॉपर सल्फेट CuSO4 के घोल में से कॉपर यानी Cu को उसकी जगह से हटा देता है, बिल्कुल किसी फिल्म सीन की तरह। और नतीजा क्या होता है? हमें मिलता है आयरन सल्फेट FeSO4, और बेचारा कॉपर अलग हो जाता है। चलिए एक और उदाहरण देखते हैं। जब जिंक यानी Zn को सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 में डाला जाता है तो ये दोनों रिएक्ट करते हैं। इससे बनता है जिंक सल्फेट ZnSO4, और साथ में हाइड्रोजन गैस H2 के बुलबुले निकलते हैं। ये एक बिल्कुल क्लासिक उदाहरण है कि कैसे कोई धातु एसिड के साथ रिएक्ट करती है। और अब आखिरी उदाहरण के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि ये काफी धमाकेदार है। पोटेशियम यानी K इतना ज्यादा रिएक्टिव है कि जैसे ही ये पानी H2O के संपर्क में आता है, इसमें एक तरह से विस्फोट हो जाता है। ये फौरन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH और बहुत ज्वलनशील हाइड्रोजन गैस बनाता है। मतलब केमिस्ट्री की ताकत का एक जीता जागता विस्फोटक प्रदर्शन। तो इस पूरी कहानी से हमें क्या सीखने को मिला? दो मुख्य बातें हैं। पहली कि अधातु जैसे दिखने में साधारण से तत्व हमारी जिंदगी और इंडस्ट्री के लिए बहुत जरूरी बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। और दूसरी बात कि ये जो रासायनिक समीकरण है, ये असल में वो रेसिपीज हैं जो हमें बताती हैं कि कोई भी पदार्थ एक रूप से दूसरे रूप में कैसे बदलता है। तो अगली बार जब घर में खाना पक रहा हो
या कहीं लोहे पर जंग लगता दिखे या बस एक मोमबत्ती जल रही हो, तो एक पल के लिए रुककर सोचिएगा जरूर। हमारे चारों ओर हर पल न जाने कितनी ही केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं। जरा सोचिए ऐसी और कौन कौन सी अभिक्रियाएं हैं जो हर समय हमारे आसपास होती रहती हैं।